ध्यान दो, पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना का वैभव, बिहार राज्य की राजधानी पटना जो गंगा के किनार पर बसता है, उसी पटना के बारे में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन कीजिए। तो आप उसके बारे में लिखिए कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार मेघास्थनीज, फाहियान आदि उसका वर्णन किए हैं। ये बात नहीं है कि पटना का वर्णन सिर्फ भारत के लोग किए हैं, विदेशी भी इसका वर्णन किए हैं। इस नगर का इतिहास जो है 2000 आसपास पुराना है। धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में यह अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करता है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के विधानसभा पटना में है ना। तो राजनीतिक रूप से खींचता है। कहता है कि यहाँ पाणिनि, पतंजलि, बारूची, पिंगल आदि विशेष स्थान को धारण किए। ये पटना में लोग हैं। प्राचीन भारतीय नगर, यह गंगा के तट पर बसा हुआ है। इस नगर का पहले इसे पाटली गांव के नाम से जानते थे। इस नगर में बुद्ध ने बहुत दिन सहवास किया, निवास किए। वे बतलाए कि पटना जो है, ये पाटली गांव जो है, एक दिन बहुत बड़ा नगर बनेगा। यानी पटना के बारे में जो आपने इस पाठ में सुना है उसको लिख देना है, यही नहीं करना है। अब पटना के बारे में ऐसे भी जनरल तू जानता है जी क्या है। पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था। पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में बुद्ध क्या कहे थे भाई? तो कहे थे कि यह बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन पानी और आग से त्रस्त रहेगा। ये ना बात कहते। कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस प्रकार से है। यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो है इसमें क्या मिलता है, तो यही मिलता है कि पटना जो है एक पाटली ग्राम था। इसे कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था। यह गंगा के किनार पर बसा हुआ था। यहाँ फूलों की खेती होती थी, यही ना उसमें लिखा है। जैसे दुर्गा पूजा हमारे यहाँ होता है, वैसे पटना में उस समय कौमुदी मेला लगा करता था। ये पटना के बारे में यही पाठ में बताया गया, उसी बात को लिखना है। कहते हैं कि वर्तमान में आजकल ये जो पटना आप देख रहे हैं उसके वैभव के बारे में बोलिए। तो कहता है आजकल पटना जो पहले एक गांव के रूप में था, पाटली छोटा सा गांव था, आज वो पटना बहुत बड़ा नगर बन चुका है। बहुत बड़ा नगर बन चुका है और दिनों दिन यह विकास करता ही जा रहा है। यह गंगा नदी के किनार पर यहाँ संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैव उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, मंदिर आदि देखने को मिलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थली भी है। कहने का मतलब है कि पटना आज वर्तमान में कैसा है तो आप लोग देख रहे हैं। अब पाठ के अनुसार उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपने देखा है। कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, यानी प्राचीन बात ने प्राचीन काल में क्या था। तो कहना है यहाँ की अब प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र जो था विख्यात था। पहले एक छोटा सा ही गांव था पाटली, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा नगर के रूप में ले लिया। मध्य काल में भी इसका विकास हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी विकास हुआ, राजा अशोक के समय इसकी समृद्धि जो थी अति उत्कृष्ट थी, बहुत समृद्ध था। उसके बाद आगे की निरंतरता यहाँ पर यह बढ़ता गया। भविष्य में कहते हैं कि यहाँ कवियों ने अपने अपने स्मरणों से लिखा है, विदेशी भी पटना के बारे में लिखे हैं। आगे इसमें और है तो लिखना है कि संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, फलना। अरे वैभव के मतलब पटना के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे आंख के बारे में कह दिया कि अपने आंख के बारे में क्या जानता है, तो आंख के बारे में लिखो कि शरीर में एक आंख होती है, दो आंख होती है, ये समय समय पर देखने के काम आती है। आंख नहीं है तो 5 ज्ञान इंद्रियों से समझना कि एक इंद्रिय समाप्त हो जाती है। 5 ज्ञान इंद्रियों में एक ज्ञान इंद्रिय आंख भी है। मार देने से रोने लगती है, रात को सोने के बाद ऐसा होता है। आंख के बारे में जो मन लिखो सो सब सही है। वैसे ही पटना के बारे में जो पढ़ा है लिखते जाओ,
पटना से क्वेश्चन पूछा उसके बारे में लिखते जाओ, सही है। हिंदी में अगर प्रश्न पूछेगा संस्कृत में तो हिंदी में देना है, और संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में। कभी काल ऐसा भी होता है कि सप्रसंग व्याख्या के बात कर देता है संस्कृत में, सप्रसंग व्याख्या के। जैसे कि मान लो पटने हैं, पटलिपुत्र आपने पढ़ा है, तो इस पटना के वैभव के बारे में 2 लाइन लिख देगा संस्कृत में। मान लो लिखेगा प्राचीने भारत से नगरेषु पटना पुत्र बसृत महानगर बभूव तदीयेषु दामोदर गुप्त नाम कुटीरमति काव्यम न कथ्यति अस्ति महितले सरस्वती कुलगृहम महानिगरम नाना पाटलिपुत्रम परुभूतम स्थानम का सप्रसंग व्याख्या करें, उसी से लिया गया है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखिए प्रस्तुत संस्कृत की पंक्ति पाटलिपुत्र वैभव पाठ से ली गई है। पटना के बारे में श्री दामोदर गुप्त जी लिखते हैं कि प्राचीन काल में गंगा के किनार पर एक नगर हुआ करता था जिसका नाम पाटली। तदी दामोदर ने अपने कुटुंबी अंतरणे काव्य में यह लिखा है कि वो पटना ऐसा था, मध्यकाल में उसका विकास हुआ, वह ऐसा था मानो सरस्वती का पृथ्वी पर अपना कुल गृह है। यानी कि कहां से लिया गया, अब उसका अर्थवा लिख दो बस, यह सब प्रसंग व्याख्या कहलाता। इसके बारे में प्रश्न भी पूछ रहा है, कहता है कि पाटलिपुत्रे विषय 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बदत। पाटलिपुत्र के विषय में संस्कृत में 2 लाइन लिखो, तो 2 लाइन लिखने तो लोग संस्कृत में नहीं आएगा। कौ लाइन पढ़ा है इसमें। कहता है कि अधोलिखित समस्त पदा नाम विग्रह कर, कहता है कि नीचे दिया गया समस्त पद है उसका विग्रह कीजिए, समास विग्रह करना है। जैसे सचिवालय, तो इसका समास विग्रह करेगा तो लिखेगा सचिवानाम आलय, गोल गृहम का गोलम गृहम, मही तिलकम महातलस्य तिलकम, इस ढंग से उसको याद रखना है। संधि विच्छेद करने की बात करें, जैसे ग्रामोवस्य ग्राम जोड़ अयम, कालांतरणे काल जोड़ अंतरणे, पटनेति पटना जोड़ इति, निर्गतः निह जोड़ गतः। प्रश्न संस्कृत में पूछेगा कि अधोलिखित प्रश्नानामुत्तरम संस्कृत भाषा में लिखित, यानी उत्तर संस्कृत में दीजिए। कूटनीमित काव्य कस्य कवे रचनास्ति, कूटनीमित काव्य किसने लिखा, रचनास्ति, यही पूछता है। तो कूटनीमित काव्य से काव्य दामोदर गुप्त से रचना अस्ति। 2 तरह के प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है कैसे, एक शब्द में लिखने के लिए, अगर इसी के ऊपर कह दे एक शब्दानी उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित, मैंने एक शब्द में उत्तर लिखिए, कैसे कहेगा कुटनीमित काव्य से कस्य कवे रचना अस्ति, डायरेक्ट खाल से लिख देगा दामोदर गुप्तस्य, एक शब्द में कहेगा। तो कहेगा पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखित, मैंने पूरा वाक्य में उत्तर लिखो। अब पूछेगा प्रश्न कुटनीमित काव्य कस्य कवे रचना अस्ति, इसका पूरा वाक्य लिखना होगा, कुटनीमित अंतर काव्यम काव्य दामोदर गुप्त से रचना अस्ति, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। परीक्षा में यही ध्यान देते हैं कि कैसे पूछा है। एक शब्द में कहता है तो एक शब्द में दो, पूरा लाइन में कहेगा तो पूरा लाइन में दो। ये नहीं कि पूरा लाइन नहीं याद है तो एक शब्द में दे दिया, आके इधर ढोल पीट दिया है, सारा सही है सारा सही है। क्या सही है, कपार सही है। जैसा कहा वैसा करबे नहीं किया तो परीक्षा में अंक कहां से मिलेंगे। कहता है पाटलिपुत्र कस्य नद्य से तीर से अवस्थित, पाटलिपुत्र किस नदी के किनार पर है, पाटलिपुत्र गंगा नदस्य तीरे अवस्थित। चंद्रगुप्त मौर्य काले से नगर से रक्षा व्यवस्था की दृष्टि आसी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से काल से अस्य नगर से व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित। राजा अशोक से समस्त नगर से वैभव की दृष्टि आसित, राजा अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था कैसी थी, तब लिखेंगे कि राजा अशोक से समस्य नगर से वैभव सुतराम समृद्धम आसित, अति उत्कृष्ट माने अति बहुत अच्छी व्यवस्था थी।
और समृद्धि के अर्थ हो गइल कि रुपया पैसा में खूब हो गरी बढ़िया रहे के गरीब राजा अशोक के समय रहे। इस राजा अशोक के प्रजा जौन रहे प्रियदर्शी कहत रहे। प्रियदर्शी माने प्रिय दिखने वाला। पेट भरेगा तो राम का भजन अच्छा लगेगा। राम नाम सत्य इति जीवन से आधारा। राम नाम सत्य है और यह जीवन का आधार है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन कब? जब पेट में अन्न रहे। ए न कि खैला बिन छटपटाता रह कौआ कहे राम के नाम लो तो ससुर जी जना कहले राम के नाम लो तो जने जो महापाप कर दिलस। अब कह राम के नाम ले कह पाप कर दिलस। अरे गधा उ खैला बिन छटपटाता जानत है थे अते कहू राम के नाम लो तो पाप ना भइल। ओकरा के खाना दे खिया देते पेट भरिए उसकी क्षुधा जो है तृप्त हो जाती। और तब आप कहते कि राम का नाम लो तो आप पुण्यात्मा में होते। ये कहने के लिए नहीं पुण्यात्मा आप बनते कि राम का नाम लो ये हम सिखाए हैं, इसके लिए नहीं भागी होते। भागी इसके लिए होते कि आपने उसका क्षुधा जो है तृप्त किया है, इसलिए आप पुण्य के भागी होते। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से कस रचना स्थित। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के इसके रचना है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर से रचना आसित। काव्य मीमांसा ग्रंथ की दृश्य आसित। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसका दृश्य क्या है? काव्य मीमांसा ग्रंथ कवि सुशिक्षा प्रमुखम ग्रंथम अस्ति। आगे में इसमें प्रश्न है अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करे। संधि विच्छेद तो संस्कृत ऐसी भाषा है जो रटना पड़ता है, रटेगा बैठ के घर में। यहाँ पाणिनि पिंगल गलवाही पाणिनि पिंगल गलौ जड़ इही उत्कृष्ट असिद्धि अति उत्कृष्ट जोड़ आसित जोड़ीति उत्सव वास्य उत्सव जोड़ च गांधी सेतु नाम गांधी सेतु जोड़ नाम। इस ढंग से इसको याद करना है। कहता है संधि कुरु। संधि एगो होता है संधि विच्छेद कुरु माने संधि अलग अलग करो। एक होता है संधि कुरु माने जोड़ी दो। तो यहाँ जोड़ने वाला आ गया। जैसे बहुलम जोड़ उत्पादनम, जोड़ने से क्या बनता है? बहुल उत्पादनम, ऐसे जोड़ना है इसको। अधोलिखित क्रियापद संस्कृत प्रयोगम माने यहाँ शब्द दिया है, संस्कृत में वाक्य बना देना है। ध्यान दो ना याद भले तब थुर दे गोड़ हाथ कुलिए आखिरी कह रहा बनी लास्ट। तू सब समझता कि मजाक है, मरेंगे ना तो आंधी अब पानी दोनों चलाएगा, एक के साथ आ जाएगा। आंधी में मुंह से आवाज, अब पानी में आंख से आंसू आता है, लगोगे जोर जोर से डकर के रोने। सिखा रहे हैं हम तो। यद्यपि दिया है उसका वाक्य बनाना है। तो इसमें लिखा भी यद्यपि अहम अवस्थम अस्मम तदापि विद्यालयम गच्छामि। क्या यद्यपि अहम स्वस्थम अस्ति विद्यालयम गच्छामि, यदि मैं स्वस्थ रहूंगा तो विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगा। अपने से इसका वाक्य बनाना है। इसके बाद कहता है रिक्त स्थानम पूर्यते, रिक्त स्थान पूरा करना है। गंगा ऊपरी गांधी सेतु, खाली स्थान दिया है। महासयो दीर्घतम सेतु अस्ति, अफ्रीका में है कि एशिया में है गांधी सेतु? एशिया, वहां भर देना है। अधोलिखित वाक्य सु अधिकृतम प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है। तत्र तीर्थानि तर्दस्थानि यंति, यानी तीर्थयात्रिणी जहां लिखा गया है, तीर्थयात्रिण लिखा है ना, वहां कौन शब्द उसको हटा के भर दे कि प्रश्न बन जाए। तो देखो इसमें बना है कस्मिन काले उत्सवम भवन्ति स्म, कस्मिन काले उत्सवम भवन्ति स्म, ऐसे उसका प्रश्न बनाना है। रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम विभक्ति लिखिता, यानी कि जो काला अक्षर मोटा कर दिया गया है वो किस विभक्ति में है लिखना है। जैसे काले काले उत्सव भवन्ति, काले काला किया है ना, तो काले किस विभक्ति में है? सप्तमी, ऐसे उसको विभक्ति याद रखना है।
अधोलिखित पदेषु प्रयुक्तम विभक्ति लिखिता, कहता है कि नीचे जो आधा आधा पद लिखा गया उसका विभक्ति बतलाइए। नान्या किस विभक्ति में है, समय किस विभक्ति में, अनेन तृतीया किस विभक्ति में, ऐसे इसका विभक्ति याद रखना है। तो ये आपके पाटलिपुत्र वैभव का ये पाठ था। इसमें प्रश्न उत्तर कैसे है, बिना रटे कुछ होने वाला नहीं है, इतना समझ लेना। अभी समझोगे कि बैठे बैठे खा के सो जाए, दांत पियर के सोए, कुछ काम नहीं हो,